नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल गोविंद गोपाल में फिर से एक बार। दोस्तों आज इस वीडियो में हम आपके लिए ले आए हैं ढेर सारी खबरें। पिछले 2 दिनों से हमने आपको कोई खबर नहीं दी, तो सारी खबरें एक साथ आज हम इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। दोस्तों आज की इस वीडियो में सबसे पहले अगर हम बात करें CTET को लेके, तो CTET का नोटिफिकेशन सितंबर में आ सकता है और CTET की परीक्षा दिसंबर में हो सकती है। यानी CTET का अगर नोटिफिकेशन सितंबर के मंथ में आ जाता है तो ये निश्चित है कि दिसंबर में CTET की परीक्षा होगी, लेकिन इस बार CTET की परीक्षा ऑनलाइन मोड पर होगी। हमने इस बार के बारे में आपको पहले ही बताया था कि CTET के कई नियम बदल दिए गए हैं। अब CTET की परीक्षा ऑनलाइन मोड पर हुआ करेगी, जिसके लिए आपको उसकी ऑफिशियल वेबसाइट www.ctet.nic.in पर नोटिस को चेक करते रहना है। साथ ही साथ जैसे ही नोटिफिकेशन आ जाएगा वहाँ पर आपको मॉक टेस्ट भी मिल जाएगा। मॉक टेस्ट एक टेस्ट पेपर होता है जिसको आप ऑनलाइन मोड में दे सकते हैं, जिससे आप प्रैक्टिस कर सकेंगे कि ऑनलाइन मोड पर आप परीक्षाएं कैसे दें। तो थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए और उस वेबसाइट को रेगुलरली चेक करते रहिए। इसके साथ ही UP-TET की भी बात करें तो हम UP-TET का भी एग्ज़ाम दिसंबर में होने की संभावना है। उसका भी नवंबर दिसंबर में हो जाएगा। जब एक व्यक्ति ने पोर्टल पर ये जानकारी प्राप्त करी कि आखिर UP-TET का एग्ज़ाम कब होगा, तो 31 अगस्त को ये जवाब आया कि उसका एग्ज़ाम भी नवंबर दिसंबर में कराया जा सकता है। तो इससे एक बात तो साबित हो गई कि जब UP-TET का एग्ज़ाम ही नवंबर दिसंबर में होगा तो नहीं लगता है कि अगली आगामी शिक्षक भर्ती जो है इस सरकार के कार्यकाल में हो पाएगी। यानी कि उसके बाद तो आचार संहिता लगी जाएगी, तो शायद अगली शिक्षक भर्ती अब नहीं निकलेगी। इस संबंध में माननीय शिक्षा मंत्री जी भी कई बार कह चुके हैं कि अगली शिक्षक भर्ती अब छात्र और शिक्षक के अनुपात के आधार पर निकलेगी। जब आवश्यकता होगी आपको अवगत कराया जाएगा। फिलहाल अभी ऐसी कोई भी भर्ती नहीं निकल रही है। चलिए अगली खबर हम शिक्षा मित्र से संबंधित ही बात करें। शिक्षा मित्र से संबंधित में पिछली अगर 2 दिनों की बात करें तो एक खबर आई थी हृदय जी के द्वारा दी गई थी कि संत श्री राजूदास महाराज जी से फ़ोन पर वार्ता की उन्होंने बताया कि महाराज जी दिल्ली गए हैं शिक्षा मित्रों से संबंधित वार्ता करने के लिए ही। इसके लिए उन्होंने उनके स्वागत का भी इंतजाम किया कि लौट के आके उनसे पूछेंगे, करेंगे, बताएंगे कि भाई आखिर बैठक में क्या हुआ। तो अभी उसकी अपडेट नहीं मिल पाई है। फिलहाल ये था कि राजूदास महाराज जी लगातार शिक्षा मित्रों के सफलता के लिए लगे हुए हैं, प्रयास कर रहे हैं, और जिसके संबंध में वो दिल्ली भी गए थे। इसके अतिरिक्त शिक्षा मित्र से संबंधित एक ऑडियो जारी हुआ था जिसमें एक बहन थी संत श्री राजूदास महाराज की समिति की तरफ से, जो उत्थान समिति है शिक्षा मित्र की, उसमें कोई बहन है जिन्होंने ये ऑडियो जारी किया था। और उस ऑडियो में उन्होंने ये कहा था कि महाराज जी सितंबर में यज्ञ करा देंगे। सितंबर नहीं तो उससे आगे अक्टूबर के पहले वीक में आसपास ही वहाँ पर जो है यज्ञ हो जाएगा। तो यहाँ बात आती है कि क्या शिक्षा मित्रों को 5 सितंबर के बाद अक्टूबर तक इंतज़ार करना होगा, क्योंकि फ़िलहाल जो डेडलाइन चल रही है वो 5 सितंबर चल रही है। 5 सितंबर तक शिक्षा मित्रों के लिए सरकार के द्वारा कोई घोषणा होती है या नहीं होती है, इसी बात का इंतज़ार शिक्षा मित्र कर रहे हैं। आपको ये भी बता दें कि 5 सितंबर को त्रिभुवन सिंह जी के द्वारा ट्विटर पर भी एक अभियान चलाया जाएगा, जिसमें फिर से शिक्षा मित्र से सरकार को उनका वादा याद दिलाएंगे और जल्द से जल्द इस पर निस्तारण करने के लिए आग्रह करेंगे। यहाँ तक कि उम्मीद तो ये भी करते हैं कि शिक्षक दिवस वाले दिन से शायद माननीय मुख्यमंत्री जी मंच से शिक्षा मित्रों की मानदेय बढ़ोतरी की भी घोषणा कर दें। तमाम उम्मीद है 5 सितंबर से, लेकिन उस ऑडियो में जो थी वो अंतिम ये थी कि यज्ञ ही आपका अंतिम विकल्प होगा और यज्ञ पर ही आपकी सारी समस्याओं का समाधान होगा। यज्ञ आपका सितंबर के लास्ट में या अक्टूबर के फर्स्ट वीक में कराया जा सकता है। यज्ञ की सारी तैयारियां चल रही हैं। तो शिक्षा मित्र अब यज्ञ की डेट को भी जानने के लिए व्याकुल है, लेकिन उसको अभी तक कोई डेट नहीं मिल पा रही है, जिसको लेके तमाम तरह के शिक्षा मित्र नकारात्मक पोस्ट भी कर रहे हैं, नकारात्मक संदेश भी दे रहे हैं। लेकिन उन बहन का यही आदेश था कि ऐसे नकारात्मक पोस्ट कोई ना करे जो संत श्री राजूदास महाराज जी के खिलाफ हो। खैर उनका प्रयास अच्छा था, लेकिन हमारी बस इतनी शिकायत रहेगी उन बहन से कि वो जो भी ऑडियो जारी करें वो स्वयं ही अपने विचारों के करें, क्योंकि वो पहला एक ऐसी ऑडियो हमें लगा कि वो जो ऑडियो था वो एक लेख को पढ़ रही थी। यानी जब वो ऑडियो बोल रही थी तो वो जाहिर सी बात है, मैं स्पष्ट दिख रहा था कि वो लिखा हुआ एक नोट था जिसको पढ़ रही थी।
बाकी जितने ऑडियो प्रसारित होते हैं, जितनी ऑडियो की एक श्रृंखला है, उसमें कोई भी जो ऑडियो है वो लिखी हुई नहीं होती है। जितेंद्र साई अपने मन से बोलते हैं, सत्यम द्विवेदी अपने मन से बोलते हैं, और भी जो भी ऑडियो जारी होते हैं सब अपने मन से बोलते हैं। लेकिन उन बहन का जो ऑडियो था वो साफ तौर पर दिखाई दे रहा था कि उनको नोट लिख के दिया गया था और वो उसको पढ़ रही थी। जब अब 5 सितंबर डेडलाइन है शिक्षा मित्र की, तो 5 सितंबर के बाद शिक्षा मित्र क्या करेंगे? अब यहाँ भी 2 स्थितियों में शिक्षा मित्र बढ़ जाएगा। पहली स्थिति ये कि वो यज्ञ के लिए इंतजार करेगा, अयोध्या जाने के इन्विटेशन का इंतजार करेगा, और दूसरा ये है कि उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ 5 सितंबर के बाद आंदोलन या धरने की योजना बना सकता है। इधर उत्तर प्रदेश के प्राथमिक शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष शिव कुमार शुक्ला जी ने ये कहा है कि शिक्षा मित्रों ने 4 साल बहुत इंतजार कर लिया। पिछले कई महीनों से काली पट्टी बांधकर उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ के शिक्षा मित्र सरकार का शांतिपूर्वक विरोध कर रहे हैं और सरकार को बता रहे हैं कि शिक्षा मित्र अभी खुश नहीं है। इसको लेके माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा मानदेय वृद्धि की घोषणा तो की गई, अच्छी बात है, शिक्षा मित्र उसको स्वीकार भी करता है, लेकिन शिक्षा मित्र अपना स्थायी समाधान भी चाहता है, जिसके लिए 5 सितंबर के बाद ये रणनीति बनाई जाएगी कि कब धरना या आंदोलन किया जाए। तो शिक्षा मित्र यहाँ 2 हिस्सों में बटेगा कि एक शांतिपूर्वक यज्ञ में जाएगा, दूसरा कि एक धरने में शामिल होगा। दोनों ही स्थितियाँ अपोजिट हैं। और अंत में बेसिक शिक्षा से जुड़ी खबर। दोस्तों, स्कूल 1 सितंबर से खुल गए हैं और 1 सितंबर से स्कूल खोलने के साथ साथ माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री ने अपने एक वीडियो में फिर से सभी निर्देश दिए कि आपको विद्यालय में क्या क्या सावधानियां रखनी है, क्योंकि निरीक्षण अब होने जा रहा है और निरीक्षण के दौरान अगर इनमें कोई खामियां पाई जाती है तो उसका भुगतान शिक्षा मित्र, शिक्षक और प्रधानाध्यापक सभी को करना पड़ सकता है। कोरोना की गाइडलाइन के अनुसार छोटे बच्चे जब विद्यालय आएंगे तो सभी के चेहरे पर मास्क होना चाहिए। मानते हैं कि पहली क्लास और दूसरी क्लास के बच्चों को मास्क पहनने में परेशानी होगी, लेकिन प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक इतने निपुण हैं, उनको प्रशिक्षण दिया गया है कि वो छोटे बच्चों को हैंडल कर सकते हैं और उनको मास्क पहनाने के लिए राजी कर सकते हैं। उनको बच्चों को जो है दूरी बनाते हुए बैठाना है, 6-6 फुट की दूरी पर बताया है, लेकिन जैसी भी आप व्यवस्था करें, लेकिन बच्चों को थोड़ा दूर दूर बैठाना है। साथ ही विद्यालय के हैंड वॉश की पूरी व्यवस्था हो, सैनिटाइजर हो, शिक्षक भी मास्क लगा के विद्यालय में रहेंगे। साथ ही साथ विद्यालय में शिक्षकों की उपस्थिति से पहले उनका कोविड वैक्सीनेशन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यदि किसी अध्यापक का कोविड वैक्सीनेशन नहीं हुआ है या किसी भी स्टाफ का, जहाँ तक कि रसोइया और शिक्षा मित्र का भी, तो भी आपके लिए समस्या इकट्ठी हो सकती है। इसलिए हो सके तो अपना एक सर्टिफिकेट विद्यालय में रखिए कि आपका कोविड वैक्सीनेशन हो चुका है, ताकि अगर कोई टीम आती है तो आप उनको दिखा सकें। साथ के साथ उन्होंने ये भी कहा कि विद्यालय में स्टाफ के लिए और बच्चों के लिए भी मास्क जो हैं रिजर्व में रखे जाएं। यदि किसी बच्चे का मास्क कहीं गिर जाता है, फट जाता है, टूट जाता है, तो अध्यापक उनको तुरंत मास्क दे दे। अब बशर्ते बच्चों के लिए छोटे मास्क होते हैं, शिक्षकों के लिए बड़े होते हैं, तो इसकी व्यवस्था भी हेड मास्टर्स को करनी है कि बच्चे कोई भी बिना मास्क के ना रहें। मुख्य रूप से एमडीएम को लेके है। एमडीएम बनाने वाली रसोइयाँ भी मास्क लगा कर रहें हैं, हाथ साफ़ करके रहें और खाना स्वच्छ बने। तो दोस्तों, बस ये थी आज की खबरें। और हमें लगता है कि अगर आपको इनमें से कोई भी खबर अच्छी लगी है तो आप लाइक का बटन जरूर दबाएंगे और वीडियो को शेयर जरूर करेंगे। साथ ही शिक्षा से जुड़ी रेगुलर अपडेट पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। तो आज इस वीडियो में इतना ही। हम आपसे फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।